दोस्तों, तुर्की और वहां के प्रेसिडेंट तैयब एर्दोगान ये काफी ज्यादा चर्चा में रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। एक तो कारण यह है कि जिस तरह से प्रोटेस्ट तुर्की में हुआ हाल ही, जहां पर तैयब एर्दोगान के खिलाफ वहां की जनता खड़ी हो गई। दूसरी तरफ हमने देखा कि जिस तरह से पहलगाम अटैक के बाद तुर्की ने सपोर्ट प्रोवाइड किया है पाकिस्तान को, इस वजह से ये काफी ज्यादा चर्चा में रहे हैं। इंडिया से बाइकॉट तक की खबर आई। और तीसरा बड़ा कारण रहा है एर्दोगान की फॉरेन पॉलिसी, जिसे अक्सर एक लेबल दिया जाता है, दैट इज न्यू ऑटोमन या फिर न्यू ऑटोमैनिज्म। ये क्या है, इसे हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। बेसिकली यहां पर टर्की अपनी इन्फ्लुएंस को एक्सपैंड करना चाहता है वो सारे क्षेत्र पे जो कभी ऑटोमन एम्पायर का पार्ट हुआ करता था। एंड बेसिकली दिस इंक्लूड्स मिलिट्री एक्शंस इन सीरिया एंड लीबिया एंड इवन द कल्चरल इनिशिएटिव्स लाइक बिल्डिंग इस्लामिक स्कूल्स अब्रॉड। तो आइए इस लेक्चर में हम इन डिटेल डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को, बट बिफोर दैट Now, as you can see, this is the map of Ottoman Empire. एक ऐसा साम्राज्य जो जाना जाता है काफी लंबे समय तक राज करने के लिए, और इनका प्रभाव इस क्षेत्र में काफी ज्यादा था, इस रीजन में काफी ज्यादा था। आप देख सकते हो यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी, आप नीचे रेड सी देख सकते हो, पर्शियन गल्फ, बाल्कान वाला क्षेत्र है, राइट। तो ओवरऑल 3 कॉन्टिनेंट, एक तरफ एशिया, ऊपर आपको यूरोप, नीचे आपको अफ्रीका। तब आप समझ सकते हो कि ये साम्राज्य कितना प्रॉस्परस रहा होगा अपने वक्त पर। 1299 से लेकर 1299 से लेकर ये 1922 तक कहीं ना कहीं ये साम्राज्य रहा है, और जिसकी नींव रखी गई थी ओस्मान वन के द्वारा। और बाद में ये अपने पीक पर पहुंचा जैसे कि राजा महमद II या सुलेमान के वक्त में। और हम सब जानते हैं कि महमद II ने कॉन्स्टेंटिनोपल को जीता था इन 1453, राइट। तो ये अपनी मल्टी कल्चरल एथनिक प्रॉस्पेरिटी के लिए जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर इस एम्पायर में आपको काफ़ी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड मतलब आप कह सकते हो आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। ब्यूरोक्रेसी बहुत अच्छा था यहाँ पर, कल्चरल डाइवर्सिटी भी था, एंड इट वाज बेसिकली द ब्लेंडिंग ऑफ टर्किश इस्लामिक एंड बाइजेंटाइन ट्रेडिशन, राइट। तो ओवरऑल ये काफ़ी एक प्रॉस्परस एम्पायर था। अब आज के वक्त में आपको अगर यहाँ पर कंट्रीज देखेंगे आप, अगर फॉर एग्जाम्पल टर्की इसका कोर सेंटर था। मिडिल ईस्ट में आपको यहां पर सीरिया, इराक, लेबनान, जॉर्डन, इजराइल, पैलेस्टाइन, सऊदी अरेबिया, इस तरह की कंट्रीज आपको यहां पर देखेंगे। बल्कान एंड साउथ ईस्ट यूरोप की तरफ अगर आप जाओगे इधर, तो आपको ग्रीस, बल्गेरिया, सर्बिया, बोस्निया, राइट, कोसोवो, अल्बेनिया, क्रोएशिया, रोमानिया, इस तरह की कंट्रीज दिखेंगे। इस तरीके से नॉर्थ अफ्रीका की तरफ आओगे तो इधर आपको अल्जीरिया दिखेगा, लीबिया, तुनिशिया, राइट। इन सारे क्षेत्र पर इजिप्ट आपका कहीं ना कहीं इनका राज था। एंड इवन ऐसा कहा जाता है कि हंगरी एंड ऑल दैट उस तरफ भी कहीं ना कहीं एक्सपैंड कर रहे थे। तो ओवरऑल आप समझ सकते हो कि इनका जो क्षेत्र था, इनका जो एरिया था, ये काफ़ी ज़्यादा वास्ट था। और टर्की आज इसी चीज़ पर क्लेम कर रहा है कि इनको वापस से वो जो उनकी हिस्ट्री रही है, राइट, वो स्वर्णिम इतिहास जिसे वो कहते हैं, उसको वो रिवाइव करना चाहते हैं। इस ऑटोमन एस्पेक्ट जो है उसको कहीं ना कहीं रिवाइव करना चाहते हैं। दिस इज व्हाट इज देयर इंटेंशन। अब देखो यहां पर ऋषभ तैयब एर्दोगान टर्की के प्रेसिडेंट है 2003 से लेकर अब तक, और इन्होंने जो पॉलिसी अपनाई है, खास करके फॉरेन पॉलिसी, जिसे अक्सर न्यू ऑटोमन कहा जाता है, बेसिकली इट रिफ्लेक्ट्स द एम्बिशंस टू रिवाइव द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑटोमन एम्पायर इन द रीजन लाइक मिडिल ईस्ट, बाल्कान्स एंड नॉर्थ अफ्रीका। अब देखो ये जो टर्म है न्यू ऑटोमैनिज्म, ऐसा कहा जाता है, ये पहली बार इसे डिस्क्राइब किया गया है टर्किश पॉलिटिशियन एंड एकेडमिक अहमद दावुटोग्लू के द्वारा। अब ये टर्की के फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं 2009 से 14 तक, एंड देन प्राइम मिनिस्टर भी सर्व किए हैं 2014 से लेकर 16 तक। एंड बेसिकली ही यूज्ड इट टू डिस्क्राइब अ फॉरेन पॉलिसी विजन एम्फेसाइजिंग टर्कीज हिस्टोरिकल एंड कल्चरल टाइज टू फॉर्मर ऑटोमन टेरिटरीज। अब इन्होंने अपनी किताब स्ट्रैटेजिक डेप्थ जो कि 2001 में पब्लिश हुआ था, उसमें इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से दर्शाया है। अब देखो जो ये वर्ड है न्यू ऑटोमैनिज्म या फिर न्यू ऑटोमन, अब ये एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। ये एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जो एडवोकेट करता है ऑनरिंग टर्कीज ऑटोमन पास्ट, जो टर्की का पास्ट रहा है। मैंने पहले ही आपको बता दिया कि इसको ऑनर करना, इसको रेस्पेक्ट करना, और जो क्षेत्र है जहां पर एक्चुअली जो आज के प्रेजेंट डे कंट्रीज है जो पहले ऑटोमन का पार्ट हुआ करती थी, उन पर अपना प्रभाव छोड़ना, प्रोमिनेंस गेन करना। अब जैसे यहां पर सीरिया, लिबिया, सिप्रस, ग्रीस, राइट, इराक, तो यहां पर ये 2 तरीके से, आइदर दे यूज द सॉफ्ट पावर एंड समटाइम हार्ड पावर ऑल्सो।
अब जैसे कि आपको यहां पर देखिएगा कि कई बार इन्होंने मिलिट्री एक्शन लिया है डायरेक्टली, जैसे टर्की ने कंडक्ट किया ऑपरेशन सीरिया में, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशन इनके हैं, यूप्रेट सील्ड हो गया, ऑलिव ब्रांच हो गया, पीस स्प्रिंग हो गया। तो यहां पर इन्होंने कुर्दिश मिलिट्री जो है, जिसे ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं, उसके खिलाफ इन्होंने काफी ज्यादा अटैक किया है सीरिया में। ओके, एंड इवन जो यहां पर रिसेंटली हमने देखा कि सीरिया में जिस तरीके से आई मीन सब कुछ हुआ, सिविल वॉर लाइक यहां पर कंडीशन बना, जिस तरह से यहां के जो प्रेसिडेंट है उनको देश छोड़कर जाना पड़ा, तो ये सब कुछ इसमें कहीं ना कहीं टर्की का भी एक बड़ा मैसिव रोल रहा है, राइट। तो ये हम बशर अल असद का आई मीन देश छोड़कर जाना, यहां पर टर्की का भी रोल है इसमें कहीं ना कहीं, ऐसा समझ लो। तो एज सच ये हर वो जगह पर कहीं ना कहीं इस तरीके से अपने डोमिनेंस को प्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसी तरीके से एग्जांपल आपको हम देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आर्मीनिया अजरबैजान वॉर हुआ, तो वहां पर इन्होंने बढ़ चढ़ कर यहां पर ड्रोन से सपोर्ट प्रोवाइड किया, ड्रोन टेक्नोलॉजी सपोर्ट प्रोवाइड किया। इवन ये इसी बेसिस पर पाकिस्तान को भी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज एज अ मुस्लिम ये अपने आप को मुस्लिम लीडर पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं, इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर पोर्ट्रे करना चाहते हैं। एंड इन्होंने काफी सारे ड्रोन टेक्नोलॉजी एंड ऑल दैट दे रखा है पाकिस्तान को, जिसका यूज भी किया गया रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर के वक्त में जब हुआ, और पहलगाम अटैक के बाद हमने जो कुछ भी देखा वहां पर ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया पाकिस्तान के द्वारा, और वो टर्किश ड्रोन्स थे, राइट। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ये अपनी जो प्रेजेंस है इसको आज के वक्त में बढ़ाना चाहते हैं। एंड इवन जो इकोनॉमिक स्ट्रैटेजीज भी हैं इनकी ओवरऑल, जैसे मैंने कहा कि टर्की एक्सपोर्ट करता है ड्रोन काफी मैसिवली। इवन हमने देखा कि यूक्रेन वॉर में भी इन्होंने कहीं ना कहीं यूक्रेन को सपोर्ट प्रोवाइड किया, इथोपिया को कहीं ना कहीं सपोर्ट प्रोवाइड कर रखा है। तो एज सच इस वजह से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये अपनी आई मीन जो इन्फ्लुएंस है उसको काफी तेजी से इंक्रीज कर रहे हैं, डिफेंस इंडस्ट्रीज को बूस्ट कर रहे हैं, राइट। इवन जो इस्लामिक स्कूल है, कल्चरल ट्रेडिशंस है, इसको बाहर में प्रमोट कर रहे हैं। तो इस वजह से इनको कई बार ये टर्म्स के साथ में आई मीन जो क्रिटिक्स हैं इनके, ये कहते हैं कि तैयब एर्दोगान इस पॉलिसी पर चल रहे हैं। हालांकि यहां पर आई मीन ऐसा कहा जाता है कि कई बार जो इनके मतलब फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, अहमद दावूदोगलू, तो इन्होंने कहीं ना कहीं आई मीन इस चीज़ का अपोज किया है कि देखो ये बहुत ज़्यादा ओवर सिंप्लीफाइंग करना हो रहा है, ये टर्की पर ब्लेम लगाया जा रहा है, क्योंकि टर्की यहाँ पर अपने खास करके जो एस्पेक्ट है, खास करके जो रीजनल एस्पेक्ट्स है, यहाँ पर उस हिसाब से वो काम कर रहा है। ओके, एंड ये चीज़ कहना कि हम मतलब उस तरह जा रहे हैं जहाँ पर हम एक्सपैंड कर रहे हैं अपने आप को, तो ये कहना गलत होगा। टर्की को के ऊपर में ये चीज़ ब्लेम लगाया जा रहा है, राइट। तो इस तरह के यहाँ पर कहीं ना कहीं दोनों तरफ से आई मीन वेस्ट का ये हमेशा कहीं ना कहीं आरोप रहता है टर्की पर, और दूसरी तरफ में टर्की का ये कहना है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि इसे ओवर सिंप्लीफाई किया जाता है बहुत ज्यादा। और देखो कई बार ऐसा कहा जाता है कि एर्दोगान की जो फॉरेन पॉलिसी है इट इज वेरी हेवीली डीपली रूटेड इन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। मतलब यहां पर जो ऑटोमन नॉस्टैल्जिया है एंड इस्लामिक आइडेंटिटी है, खास करके इनकी जो पार्टी AKP, जिसे हम लोग जानते हैं द जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी के नाम से, ये कई बार स्लोगन्स देते हैं, जैसे कि ओस्मानी तोरूनू, मतलब होता है द डिसेंडेंट ऑफ ऑटोमन्स, राइट। तो हम लोग डिसेंडेंट है ऑटोमन्स के, अपने कैंपेन्स में इसका इस्तेमाल किया करते हैं ये, राइट। अब इससे होता क्या है कि लोगों के अंदर में एक तरीके से, अब देखो लोग अपनी हिस्ट्री और अपने आइडेंटिटी के प्रति ना काफ़ी ज़्यादा इमोशंस रखते हैं, तो वो कनेक्ट कर जाते हैं उसके साथ में, और फिर वो कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं एर्दोगन की ये एम्बिशियस पॉलिसीज़ को। एंड यही चीज़ हमें दिखता है, ऑल्दो अब रिसेंट टाइम में लोग इसका अपोज भी कर रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से ये रूल करते हैं, ऐसा कहा जाता है कि ये काफ़ी ऑटोक्रेटिक तरीके से रूल करते हैं, इनका जो तरीका है वो काफ़ी अनडेमोक्रेटिक है। तो इस वजह से यहाँ पर देखो जो अपोजिशन पार्टी है ये भी धीरे धीरे करके स्ट्रॉन्ग इन करिए, आने वाले वक्त में इलेक्शन है, एंड इस वजह से हमें रिसेंट टाइम में देखो वापस एर्दोगान काफी एक्टिव होते हुए दिख सकते हैं। अब देखो टर्की यहां पर काफी ज्यादा न्यूज में रहने वाला है, एंड इससे जो भी अपडेट्स एंड डेवलपमेंट्स आएंगी आई विल कम अप विद अपडेटेड लेक्चर्स फॉर यू गाइस, एंड फॉर दैट व्हाट यू नीड टू डू इज टू सब्सक्राइब श्रीराम्स IAS अगर अभी तक आपने नहीं किया है दोस्तों। एंड आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर, एंड इसी तरह के लेक्चर्स के लिए आप सपोर्ट करिए हमें, लाइक करिए, एंड एट लास्ट मे गॉड ब्लेस यू ऑल।